जय हिंद साथियों, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। हम चर्चा कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर अर्थात जलवायु परिवर्तन के ऊपर। और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं मेजर कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं इनके प्रमुख प्रमुख कारण क्या है और इनका जो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है वो क्या पड़ रहा है। इन सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। क्या है क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है लॉन्ग टर्म अल्टरेशन इन अर्थ क्लाइमेट पैटर्न ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर, स्पेशली ग्रीन हाउस गैस इमिशन। यानी अगर हम देखें जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है पृथ्वी की जलवायु के जो पैटर्न है उसमें प्राकृतिक कारणों या मानव द्वारा उत्प्रेरित कारकों के कारण, स्पेशली अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन के कारण लॉन्ग टर्म परिवर्तन हो जाए जो कि हजार्डस है, वो क्लाइमेट चेंज। जैसे अगर हम देखें टेम्परेचर राइज करेगा तो वाटर डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, प्लास्टिक परसिस्टेंट लेक में दिखाई देंगे, इंक्रीज्ड रन ऑफ हो जाएगा, बाढ़ बहुत ज्यादा आएगी, इसके अलावा इंक्रीज्ड फ्लडिंग हो जाएगी, स्ट्रांग विंड इवेंट्स आने लगेंगे, इंक्रीज्ड टेरिजिनियस प्लास्टिक, जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें तो टेरिजिनियस प्लास्टिक के अलावा इंक्रीज्ड विंड बॉर्न प्लास्टिक एंड रिजम्पशंस फ्रॉम द सेडिमेंट। तमाम प्लास्टिक ऐसे जो सेडिमेंट से रिजम्पशंस पा चुके हैं, ये मानव जनित केवल एक प्लास्टिक का एग्जांपल हमने लिया है। और तमाम नेचुरल कैलमिटीज इससे इंपैक्ट होती हैं, नेचुरल कैलमिटीज आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो जो लॉन्ग टर्म में पृथ्वी के क्लाइमेट को अल्टर कर देती है, बदल करके रख देती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप अगर हम देखें इंडिया वार्मिंग ट्रेंड, भारत में गर्मी का जो ट्रेंड चल रहा है, एवरेज टेम्परेचर इन इंडिया रोज बाई 0.7 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 1901 टू 2008। IMD डेटा कहता है, हमारा जो मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेटा है इंडिया का, वो कहता है कि 1901 से 2018 तक के अगर हम टेम्परेचर रिकॉर्ड को देखें तो जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है, औसत तापमान है, वह 0.7 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज कर गया। इट अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड वाटर सिक्योरिटी। इससे जो है अगर हम देखें तो कृषि बहुत प्रभावित हुई है और साथ ही वाटर सिक्योरिटी भी इंपैक्ट। जैसे हीट वेव्स इन 2024, दिल्ली, ओडिशा, राजस्थान टॉप 45 प्लस डिग्री सेल्सियस फॉर 40 प्लस डेज, 40 से अधिक दिनों तक 45 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहा, ट्रिगरिंग हेल्थ क्राइसिस एंड पावर शॉर्टेज इन उड़ीसा, दिल्ली एंड राजस्थान। इरेटिक मानसून्स 2023 में देखने को मिला। सेंट्रल इंडिया विटनेस्ड लेट मानसून्स ऑनसेट डिस्टरप्टिंग शोइंग इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो मानसून जो है डिसरप्ट हो गया, बहुत लेट पहुंचा 2023 में। अभी अगर हम देखें तो वर्तमान स्थितियों की जब हम बात करते हैं तो एक्सेस जो है घटनाएं हो रही हैं, क्लाउड बस्ट की, लैंडस्लाइड की, इन सब की एक्सेस घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं 2025 में। अभी अगर हम बात करें नेचुरल कॉजेस की, अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज के, तो जैसे वोल्केनिक इरप्शन, तमाम ज्वालामुखी फटे हैं। 2025 में ही बहुत सारे वोल्केनो इरप्ट हुए हैं। 2025 में इरप्टेड वोल्केनो की अगर हम बात करें तो इरप्शन स्टार्ट डेट, जैसे अगर हम बात करें रेक्जेनिस आइसलैंड में स्थित है, 16 जुलाई 2025 को यह इरप्ट करता है। कृषि मयामा जापान में है, कृषि मयामा 22 जून 2025 को इरप्ट करता है। कैरिंस की अगर हम बात करें तो ये रसिया में है, 30 अप्रैल 2025 को ये इरप्ट करता है। बुलुशान फिलीपींस में है ये वोल्केनो और 28 अप्रैल 2025 को इरप्ट करता है। क्लायू
चेवेस्कोय रसिया में है, क्लाइव चेवेस्कोय 8 अप्रैल 2025 को ये इरप्ट करता है। ग्राउंड की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया में 30 मार्च 2025 को इरप्ट करता है। लिवोटोलुक इंडोनेशिया में 16 जनवरी 2025 को इरप्ट करता है और कोस्टा रिका में है और यह भी जो है 2025 के अर्ली में इरप्ट कर जाता है। सो ध्यान में रखे रहिए कि ये सभी जो है वोल्केनो इरप्ट होते हैं 2025। ओशियानिक करंट्स की अगर हम बात करें तो वोल्केनिक इरप्शन की बात होगी। नाउ कम टू द ओशियानिक करंट। आफ्टर ग्लोबल हीट डिस्ट्रीब्यूशन इंडियन एसोसाइकल्स की अगर हम बात करें तो ये अल्टर हो गए, यानी इसमें परिवर्तन देखने को मिला। सो ओशियानिक करंट अल्टर ग्लोबल हीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको परिवर्तित कर देते हैं। जैसे अल नीनो इम्पैक्ट की अगर हम बात करें 2015-16 में आया तो मानसून वीकेंड कर गया एंड ड्राउट कंडीशन इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड बुंदेलखंड एरिया। बुंदेलखंड, तेलंगाना और जो है आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में ड्राउट की कंडीशन बनी। 2022 में ला नीना की कंडीशन आई। इट ट्रिगर्ड एक्सेस रेन्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उत्तर पूर्वी भारत में अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर बारिश देखने को मिली 2022 में और हैवी फ्लडिंग हुई। इंडियन ओशन डाइपोल की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल इन 2019 लेड टू द फ्लड इन केरला। पॉजिटिव हुआ इंडियन ओशन डाइपोल तो इंडिया में फ्लडिंग की कंडीशन आ गई। निगेटिव इंडियन डाइपोल आता है तो कई सारी जगहों पर ड्राउट कंडीशन बनती है। तो ये इंडियन ओशन डाइपोल के पॉजिटिव फेज को दर्शा रहा है। यहाँ पर इंडियन ओशन डाइपोल के निगेटिव फेज की अगर हम बात करें, ठीक है, अब नेगेटिव इंपैक्ट करेगा तो कहां जाएगा? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफी हैवी फ्लडिंग आ जाएगी। तो ये एक बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज जो रेगुलर इंटरवल पर आने अब शुरू हो गया है। इसमें इंटरवल में अगर हम देखें डिफरेंसेस कम होते हैं। सोलर रेडिएशन की वेरिएशन की अगर हम बात करें तो सन स्पॉट साइकिल्स अफेक्ट अर्थ क्लाइमेट। सन पर कुछ जो है स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर कम होता है, उनको सोलर स्पॉट कहा जाता है, सन स्पॉट का अप्रॉक्स 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और अगर जो है हम देखें अपने 400 ईयर के सन स्पॉट्स ऑब्जर्वेशन को अगर हम स्टडीड करें तो 1645 टू 1750 1645 से लेकर के 1750 तक का अगर हम देखें तो एक सन स्पॉट साइकिल देखने को मिलती है और मॉन्जेर मिनिमम आता है इस दौरान, यानी लो सन स्पॉट्स की कंडीशन आती है। सो मिनी आइस एज इन सम पार्ट ऑफ द अर्थ जो है देखने को मिलता है, मिनी आइस एज। सो सोलर वेरिएशन लिंक टू द कोल्ड वेव इन लद्दाख, जैसे सोलर वेरिएशन के कारण कोल्ड वेव लद्दाख में देखने को मिली। सोलर साइकिल इन्फ्लुएंस मानसून स्ट्रेंथ एज पर इसरो स्टडीज। सोलर साइकिल जो है मानसून की स्ट्रेंथ को भी इंपैक्ट करते हैं, जैसा कि इसरो की स्टडीज बताती है। हमारा जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसकी स्टडी यह भी बताती है कि मानसून की स्ट्रेंथ को इंपैक्ट करता है सोलर। आर्बिट्रल चेंजेस की अगर हम बात करें मिलानकोविच साइकिल जिसको हम कहते हैं, मिलानकोविच साइकिल में प्रिसिशन, ऑब्लिक्विटी और एक्सेंट्रिसिटी इन तीनों स्थितियों में परिवर्तन। It changes Earth distance tilt from the sun over 1000 year approx। लगभग अगर हम देखें 1000 या 26,000 वर्षों के दौरान तो प्रिसिशन की प्रोसेस होती है। अर्थ जो है वो अपना पूरा का पूरा इंक्लिनेशन चेंज करती है ड्यू टू प्रिसिशन, लट्टू की तरह घूम जाती है। ऑब्लिक्विटी की फेज जो है वो 41,000 ईयर में देखने को मिलती है और एक्सेंट्रिसिटी हमको 1 लाख ईयर में देखने को। तो मिलानकोविच साइकिल ये कहता है कि हर 26,000 साल, 41,000 साल और 1 लाख सालों के दौरान जो है अर्थ वो जो है टिल्ट और डिस्टेंस में हैवी चेंजेस शो करता है पूरी साइकिल लगा। और इसीलिए अगर हम देखें तो अप्रोक्स 1000 ईयर में
मेजर चेंज देखने को मिलता है डिस्टेंस एंड टिल्ट में, जैसे प्लीस्टोसीन ग्लेशिएशन अल्टर्ड इंडियन रिवर सिस्टम, भारत के नदी तंत्र को पूरी तरह प्रभावित किया प्लीस्टोसीन के ग्लेशिएशन। प्लीस्टोसीन में 4 ग्लेशिएशन आते हैं, गुंज, मिंडल, रिस एंड वुर। तो ये 4 ग्लेशियल पीरियड देखने को मिलते हैं प्लीस्टोसीन काल में। इंटरग्लेशियल पीरियड अलाउड फॉरेस्ट एक्सपेंशन इन द विंध्यन रीजन, और इनके बीच में जो टाइम पीरियड था उस दौरान जो है विंध्यन रीजन में फॉरेस्ट एक्सपेंशन देखने को मिलता है। आइस साइकिल शेप्ड द हिमालयन इकोसिस्टम, और ये जो आइस साइकिल आई गुंज, मिंडल, रिस, वर्म, इसने जो है हिमालयन इकोसिस्टम को डेवलप करने में, वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने में बहुत। एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन इंड्यूस्ड काजेस की अगर हम बात करें, ये तो सारे नेचुरल काजेस हो गए। जब हम ह्यूमन इंड्यूस्ड काजेस की बात करते हैं यानी एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित कारकों की बात करें, तो जैसे फॉसिल फ्यूल बर्निंग, emit ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इंडिया के कोल पावर की अगर हम बात करें तो 45% कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है कोल पावर का। दिल्ली का ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें, कार्बन डाइऑक्साइड वो 300% तक ज्यादा होता है। अगर हम 90 की तुलना जो है 2020 से अगर करें तो 300% तक बढ़ चुका है। तमाम इंडस्ट्रियल बेल्ट जैसे सिंगरौली, कोरबा, ये हाई इमिशन जोन बन चुके हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं। जैसे अगर हम बात करें डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या करता है? फॉरेस्ट और ओशियन ये हमारे कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। और डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को अगर हटा दिया जाए, फॉरेस्ट को हटा दिया जाए, तो कार्बन सिंक की कमी हो गई, सो लॉस ऑफ कार्बन सिंक। जैसे अरावली का डिफॉरेस्टेशन बड़े पैमाने पर हुआ तो डस्ट स्टॉर्म जो है वो एनसीआर तक पहुंचने लगी, धूल भरी आंधियां एनसीआर तक आने लगी। नॉर्थ ईस्ट फॉरेस्ट रिप्लेस्ड बाय ऑयल प्लांटेशंस, यहाँ पर जो है तेल मिला और तमाम फॉरेस्ट काटे गए, और इसके वजह से वहां पर भी एटमॉस्फेयर इंपैक्ट किया। अमेजन ऑफ ईस्ट कहा जाने वाला दिबांग वैली अंडर हाइड्रो पावर थ्रेट है वर्तमान समय में, जिसको अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, पूर्व का अमेजन कहा जाता है दिबांग वैली को। वह पूरी तरह से हाइड्रो पावर थ्रेट कंडीशन पर चल रहा है। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो स्पेशली अगर हम देखें तो पैडी क्रॉप से मीथेन का इमिशन, और लाइव स्टॉक का जो जुगाली करते पशु जो है रुमेटाइड, उनका इंटेस्टाइन होता है और इसके वजह से क्या करते, खा लेते, बाद में उनको दबाते हैं और उनसे भी निकलता है मीथेन। तो मीथेन इमिशन की अगर हम बात करें तो लाइव स्टॉक प्लस पैडी से, इन दोनों से मीथेन निकलता है। पैडी फील्ड की अगर हम बात करें तो 30% ऑफ इंडिया मीथेन वो पैडी फील्ड से ही निकलता है। भारत के कुल मीथेन उत्सर्जन का 30% धान के खेतों से ही उत्सर्जित होता है। स्पेशली अगर हम देखें तो यूपी, बिहार, पंजाब में जो लाइव स्टॉक मीथेन है, लाइव स्टॉक मीथेन के तो हॉट स्पॉट बने हुए हैं यूपी, बिहार, पंजाब। लाइव स्टॉक की संख्या में अगर हम देखें तो नंबर 1 पर इंडिया है। इसके अलावा मैन्योर का मिसमैनेजमेंट ऐड कर देता है मीथेन को और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को। हमें पता ही नहीं है कि कब, कैसे, कहां पर कितनी मात्रा में खाद देना है, और उसका बड़े पैमाने पर अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है क्योंकि साइंटिफिक तरीका नहीं मालूम। इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट की अगर हम बात करें तो लैंडफिल इमिट मीथेन एंड इम्प्रॉपर वेस्ट बर्निंग इमिट ग्रीन हाउस गैसेस। वेस्ट मटेरियल्स की इम्प्रॉपर बर्निंग की जाती है, बहुत हाई टेम्परेचर पर न करके कहीं पर भी उनको कूड़ा इकट्ठा करके जला दिया जाता है इस तरीके से, और लैंडफिल साइट्स पर जो है ले जाकर के बेतरतीब लैंडफिल अप किया जाता है, तो मीथेन का इमिशन होता है और ग्रीन हाउस गैसेस निकल करके आती है। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर का गाजीपुर लैंडफिल, इट इमिट मीथेन प्लम्स, पूरा मीथेन का प्लम बना करके इमिट करता है। मुंबई देवनार डंप की अगर हम बात करें तो फ्रिक्वेंटली फायर लगते रहते हैं, इसमें फ्रिक्वेंट फायर देखने को मिला है। ओपन बर्निंग इन टीयर 2 सिटीज अब जो है ज्यादा हो गई है।
तमाम जो है वेस्टेज मटेरियल को इकट्ठा करके लोग क्या करते हैं, बर्न आउट कर देते हैं बेतरतीब तरीके से। तमाम इंडस्ट्रियल रीजन्स की अगर हम बात करें तो जैसे दिल्ली एनसीआर रीजन यानी गुरुग्राम दिल्ली मेरठ रीजन का ये जो है इंडस्ट्रियल क्लस्टर एरिया, या गुजरात रीजन का इंडस्ट्रियल क्लस्टर एरिया, मुंबई पुणे रीजन का इंडस्ट्रियल क्लस्टर एरिया, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन का इंडस्ट्रियल क्लस्टर एरिया, या जो है छोटा नागपुर रीजन का इंडस्ट्रियल क्लस्टर एरिया, या हुगली रीजन का इंडस्ट्रियल क्लस्टर एरिया, या विशाखापट्टनम गुंटूरू रीजन का इंडस्ट्रियल क्लस्टर एरिया, या कोल्लम टू तिरुवनंतपुरम रीजन वाला जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर एरिया। तो ये औद्योगिक संकुल के उदाहरण हैं, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के एग्जांपल्स हैं, जिनको मैंने आपको मैप पर दिखाया। की एविडेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर राइज कर रहा है, तमाम एविडेंसेस हैं बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे तापमान बढ़ना। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज ऑफ 1.1 डिग्री सेल्सियस सिंस प्री इंडस्ट्रियल एरिया। अगर हम औद्योगिकरण की शुरुआत के पहले के तापमान से ग्लोबल टेम्परेचर को आज हम अगर हम उसको तुलना कराएं, टैली कराएं, तो 1.1 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर चुका है टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर में इतने का अंतर देखने को। फॉर एग्जांपल इंडियाज एवरेज टेम्परेचर रोज 0.7 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 1901 टू 2018। 1901 से 2018 के दौरान 0.7 डिग्री सेल्सियस भारत का एवरेज टेम्परेचर आ चुका है ज्यादा। 2023 की अगर हम बात करें तो वार्मेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड ग्लोबली जो है 2023 को सबसे गर्म साल घोषित किया गया। आर्कटिक की वार्मिंग हुई और 2 से 3 गुना ग्लोबल रेट से जो है ज्यादा वार्म हुआ, सो पोलर एम्प्लीफिकेशन देखने को मिल रहा है। आर्कटिक आइस का बड़ा हिस्सा जो है वो टूट करके अलग हो गया, अंटार्कटिक आइस का भी एक बड़ा हिस्सा टूट करके अलग हुआ। ग्लेशियल रिट्रीट की अगर हम बात करें, मोस्ट हिमालयन ग्लेशियर आर श्रिंकिंग। हालांकि इसको श्रिंक करने से बचाने के लिए लोकल लेवल पर आइस स्तूप जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, आइस स्तूप वगैरह बनाए जा रहे हैं, बट ग्लेशियल वो बहुत तेजी से श्रिंक होते जा रहे हैं। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर रिट्रीटेड बाय 1500 मीटर इन 70 ईयर। लगभग अगर हम देखें पिछले 70 सालों के दौरान गंगोत्री ग्लेशियर वह 1500 मीटर तक श्रिंक हो गया, 1.5 किलोमीटर श्रिंक हो गया। छोटा सिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो इट शोज 1.1 मीटर पर ईयर लॉस। इसमें 1.1 मीटर पर ईयर का लॉस देखने को मिल रहा है। आर्कटिक सी के आइस के लॉस की अगर हम बात करें तो 1.07 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर डिकेड, हर 10 साल में 1.07 मिलियन वर्ग किलोमीटर आइस जो है वो लॉस्ट हो जा रही है, आर्कटिक ओशियन की जो आइस। तो इससे क्या हो रहा है, सी लेवल राइज कर रहा है, तमाम जो आइलैंड्स हैं उनके सिंक कर जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है, डूब जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। सी लेवल राइज की अगर हम बात करें तो समुद्र तल के उभरने का कारण क्या, ऊपर उठने का कारण क्या, ड्यू टू आइस मेल्टिंग ग्लेशियर एंड थर्मल एक्सपेंशन, दोनों कारणों से सी लेवल राइज कर रहा है, समुद्र तल का उभार। फॉर एग्जांपल ग्लोबल सी लेवल हैज राइजन बाय 20 सेंटीमीटर सिंस 1900। 1900 से अगर हम आज तक देखें तो ग्लोबल सी लेवल वो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बढ़ चुका है। The Sundarban in India and Bangladesh are losing land rapidly. सुंदरबन भारत और बांग्लादेश में जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, वह बड़ी तेजी से अपनी भूमि को खोता जा रहा है। तमाम समुद्र जो है ऊपर आता चला जा रहा है, जिसके कारण जो है लैंड हटते जा रहे हैं। किरिबाती एंड मालदीव्स आर थ्रेटेन्ड बाय द सबमर्जेंस। किरिबाती और मालदीव जैसे छोटे छोटे देश और मार्शल आइलैंड जैसे छोटे देश जो द्वीपीय कंट्री हैं, इन सबके डूब करके खत्म हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है, ये नक्शे से गायब हो जाएंगे छोटे छोटे देश। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, अगर हम क्लाइमेट चेंज के प्रभाव की बात करें ऑन हेल्थ, स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जैसे हीट स्ट्रेस हो जाता है, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हो जाती हैं, एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें दिल्ली में एयर पोल्यूशन कंट्रीब्यूट्स टू रेस्पिरेटरी इलनेस, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू,
एक्सपैंडिंग ड्यू टू द वार्मर टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर जो है वो वार्म होना शुरू होता है, चिकनगुनिया और डेंगू ये एक्सपैंड करने लगते हैं, बहुत तेजी से इनके केसेस बढ़ने लगते हैं। हीट वेव इन अहमदाबाद इन 2010 किल्ड मोर देन 1300 पीपल। अहमदाबाद में जो 2010 में हीट वेव चली थी उसमें 1300 से ज्यादा लोग लू लगने से मर गए थे, सिर्फ अहमदाबाद की अगर हम बात, बाकी देश के अदर पार्ट्स की हम बात नहीं कर रहे। ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर बड़ा एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है। इट अफेक्ट यील्ड, वाटर सप्लाई एंड पेस्ट स्प्रेड। न सिर्फ जो है उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है बल्कि वाटर की सप्लाई पर इंपैक्ट पड़ता है और पेस्ट जो है वो स्प्रेड कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल wheat yield dropped in Punjab due to high temperature greater than 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पंजाब में देखने को मिला, और इसके लिए जो है गेहूं का उत्पादकता यानी यील्ड का मतलब होता है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, वो गिर गया, डाउन हो। कॉटन क्रॉप्स फेल्ड इन विदर्भ ड्यू टू इरेक्टिक रेन्स। विदर्भ वाले क्षेत्रों में अनियमित वर्षा के कारण क्या हुआ, कॉटन की क्रॉप्स फेल्योर कर गई। राइस प्रोडक्शन फेल ड्यू टू द रेन स्टार्ट ग्रोइंग सीजन। बहुत कम समय के बारिश के कारण जो है राइस का प्रोडक्शन भी फल हुआ, बहुत तेजी से गिरा, प्रोडक्टिविटी गिरी इसकी। ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, जैव विविधता पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्लाइमेट चेंज अल्टर्स हैबिटेट रेंज, ये निवास स्थान की स्थितियों को बदल करके रख देते हैं, टाइमिंग को बदल देते हैं, एंड स्पीसीज सर्वाइवल, वह स्पीसीज की जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो खत्म होने। फॉर एग्जांपल कोरल ब्लीचिंग इन लक्षद्वीप एंड अंडमान एरियाज। अंडमान में एक दो द्वीप जो कोरल से बने हुए हैं, जैसे हेयर आइलैंड हो गया, तरीके के जो द्वीप हैं वहां कोस्टल एरियाज में जो बने हुए हैं, और उनमें कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रही है, जैसे लक्षद्वीप के और अंडमान के, और साथ ही जो है पास में लगे हुए, जैसे तमिलनाडु के पास में लगा हुआ, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया से नजदीक है हेयर आइलैंड। वेस्टर्न घाट frogs are facing extinction risk। पश्चिमी घाट के मेंढकों के एक्सटिंक्ट हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से। बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपैक्ट कर रही है, और वेस्टर्न घाट तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। आर्कटिक की अगर हम बात करें तो पोलर बियर्स आर लूजिंग हैबिटेट ड्यू टू द मेल्टिंग आइस। भाई अगर आइस मेल्ट कर जाएगी तो पोलर बियर गायब हो जाएंगे क्योंकि उनका हैबिटेट नष्ट हो जाएगा। क्लाइमेट साइंस बॉडीज की अगर हम बात करें तो जैसे आईपीसीसी, आईपीसीसी की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन पैनल फॉर साइंटिफिक कंसेंसस है आईपीसीसी। इंडिया कंट्रीब्यूट्स क्लाइमेट रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल आईआईटीएम पुणे यह जो है तमाम रिपोर्ट जारी करता है, और भी तमाम इंस्टीट्यूशन है। डब्ल्यूएमओ की अगर हम बात करें तो ट्रैक्स वेदर, अर्ली वार्निंग सिस्टम, इन सबको ट्रैक करता है डब्ल्यूएमओ। also assist Indian Meteorological Department in cyclone predictions। या साइक्लोन के प्रेडिक्शन में इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भी हेल्प करता है। नीति आयोग यूजेस आईपीसीसी डेटा फॉर नेशनल टारगेट्स। राष्ट्रीय टारगेट को सेट करने के लिए नीति आयोग आईपीसीसी के डेटा का इस्तेमाल करता है, जो कि साइंटिफिक कंसेंसस का यूनाइटेड नेशन का अपना एक पैनल है। तो भारत में नीतियां इससे इंपैक्ट करती। मिटिगेशन मेजर्स की अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जीज का इस्तेमाल करना, जैसे 70 गीगावाट सोलर एंड 45 गीगावाट विंड बाय 2025 जो है इस्तेमाल करने की बात की जा रही है कि 70 गीगावाट सोलर एनर्जी और 45 गीगावाट विंड एनर्जी जो है इंडिया में हो जाएगी एंड ऑफ द 2025। डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें तो जैसे ग्रीन इंडिया मिशन, 5 मिलियन हेक्टेयर का टारगेट रखा गया है ग्रीन इंडिया मिशन के तहत, 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर जो है फिर से वन लगाए जाएंगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी ऑर्गेनिक पुश देखा गया है, जैसे सिक्किम में ऑर्गेनिक पुश बहुत ज्यादा है।
इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्री को इन्वॉल्व किया गया है बहुत सारी जगहों पर लोकल लेवल पर एकल प्रयासों से, यानी पब्लिक की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो मेट्रो का एक्सपेंशन अहमदाबाद, पुणे और अन्य शहरों में किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो जाएगी तो तमाम कार्बन इमिशन रुकेंगे। इसके अलावा कार्बन की प्राइसिंग की बात की जा रही है, जैसे पैट, आरपीओज एंड आरईसीज आर ट्रेडिंग ऑन द एनर्जी एक्सचेंज। तमाम जो है एनर्जी एक्सचेंज की बात की जा रही है और अब तो कार्बन कॉइंस की भी बात चल रही है इंटरनेशनली। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो ग्लासगो में हुआ 2021, इसमें नेट जीरो 2070 तक इंडिया ने कहा कि वो नेट जीरो 2070 तक एडॉप्ट कर लेगा और ग्रीन ग्रिड बने। कोप 27 जो 2022 में इजिप्ट में हुआ, इंडिया सपोर्टेड द लॉस एंड डैमेज फंड। लॉस एंड डैमेज फंड को इंडिया ने सपोर्ट किया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो यूएई में 2023 में हुआ, फॉसिल फ्यूल के फेज आउट पर डिबेट किया गया। वर्ल्ड लेवल पर कार्बन न्यूट्रलिटी की अगर हम बात करें तो 2050 तक टारगेट रखा गया कि कार्बन न्यूट्रलिटी तक पहुंच जाएंगे हम। इंडिया जो है नेट जीरो की बात कब करता है, 2070। ठीक है, ये अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो डिसीजन लिए गए हैं उनको मैंने आपको यहाँ पर चार्ट में दर्शा रहा। क्लाइमेट जस्टिस की अगर हम बात करें तो सीबीडीआर प्रिंसिपल जैसे हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिच नेशन, जो रिच नेशन है उनकी हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो ग्राफ बनता है वो अगर हम देखें तो इस तरीके से बनाया गया है कि कोरिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ठीक है, इटली, यूके, यूएस, चाइना, इंडिया, जापान, इन सब का जो है ग्राफ इस तरीके प्रिंट्स को लेकर। तो इंडिया स्टैंड्स की अगर हम बात करें तो इक्विटी प्लस लो एमिशन पर कैपिटा की जगह पर है इंडिया। डिमांड क्या है क्लाइमेट जस्टिस में कि टेक ट्रांसफर हो, जितनी भी टेक्नोलॉजी हो एक दूसरे देशों में पहुंचे ताकि क्लाइमेट को इजिली मिटिगेट किया जा सके। क्लाइमेट फाइनेंस की बात कही गई। इंडिया सीक्स $100 बिलियन पर ईयर की बात करता है। सो हाई इनकम कंट्री को यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्लू कलर से दर्शाया गया, मिडिल इनकम कंट्री को जो है ऑरेंज कलर से लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की बात कही गई है, और फिर अगर हम देखें तो फुटप्रिंट दैट आर नॉट एलोकेटेड, इनको ब्लैक कलर से दर्शाया गया। तमाम अलग अलग कंट्रीज को अलग कलर से दर्शाया गया है इसमें कि क्या इनका जो है योगदान है। तो जितने ज्यादा रिच नेशंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिस्टोरिकली ज्यादा तय की गई। हम चर्चा कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, यानी भारत में जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं और क्या क्या चीजें उसके लिए की जा रही हैं, इन सब पर डिटेल में चर्चा। चलिए एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम तुलना करें इंडिया के क्लाइमेट चेंज की अदर कंट्रीज से, तो इंडिया का एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी 33 to 35% बिलो 2005 लेवल्स बाय 2030। ये जो है इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि 2030 तक जो है हम अपने 2005 के लेवल से लगभग 33 से 35% तक जो है कम करके लेके आएंगे। तो पावर कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल्स की वो 40% तक हम इंक्रीज करेंगे। चाइना कहता है कि इमिशन इंटेंसिटी जीडीपी की 60 to 65% बिलो लेकर के आएगा 2030 तक। चाइना कहता है पीक इमिशन अराउंड अगर हम देखें तो 2030 में रहेगा। so non-fossil fuels to be 20% of the primary energy को फॉर्मेशंस को लेकर के आएगा ये। यूएसए की अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट इमिशन
जो है 26 to 28% बिलो 2005 लेवल अप टू 2025 तक लेकर के आएगा। यूरोपियन यूनियन जिसमें 28 कंट्रीज हैं, एब्सोल्यूट इमिशन 40% बिलो लेकर के आएंगे। 1990 के लेवल से जो है 40% बिलो करेंगे, 1990 को बेस मानते। अलग अलग कंट्री अलग अलग बेस लेवल के आधार पर जो है तय किए हुए हैं और अलग अलग परसेंटेज पर ये जो अपनी जीडीपी का कट करेंगे, लेवल पर लेकर के आएंगे क्लाइमेटिक हैजार्डस चीजों के इमिशन। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की अगर हम इंडिया में बात करें तो मानसून रेनफॉल वो डिक्लाइन की हुई है पश्चिमी घाट वाले हिस्सों में और इंडो गैंगेटिक प्लेन में मानसून रेनफॉल डिक्लाइन की। मुंबई में फ्लड आया 2005 में, 2017 में, 2021 में। इंटेंस शॉर्ट ड्यूरेशन रेन के कारण स्थिति भयावह हो गई। उत्तराखंड में क्लाउड बस्ट हुआ 2013 में एंड 2025 में। 2013 और 2025 में क्लाउड बस्ट हुआ। तो ग्लेशियर लेक का आउटबस्ट देखने को मिला दोनों बार। 2025 में भी जब धराली विलेज पूरी तरह से वाइप आउट हो गया, पूरा का पूरा एक विलेज वाइप आउट हो गया और लगातार जो है उसमें एनडीआरएफ वगैरह की टीम ने मिल करके बहुत सारे लोगों को बचाया उससे। या केदारनाथ की जो त्रासदी हुई 2013 में ग्लेशियर लेक आउटबस्ट के कारण उत्तराखंड में। इम्पैक्ट ऑन इंडियन रिसोर्सेज एंड लिवलीहुड की अगर हम बात करें तो जैसे वाटर रिसोर्सेज, रिड्यूस्ड स्नो एंड एरेटिक रेन्स के कारण क्या होगा, वाटर इनसिक्योरिटी आ जाएगी। भाई स्नो के कारण जो है हमारी जो नॉर्दर्न इंडिया की बड़ी नदियां हैं, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर पेरिनियल रिवर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें चेन्नई डे जीरो 2019 में आ गया वाटर क्राइसिस चेन्नई का। डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर इन पंजाब एंड हरियाणा रीजन ड्यू टू एक्सेस ग्राउंड वाटर यूज। रिवर गंगा फ्लो वेरिएशन ड्यू टू ग्लेशियल मेल्ट, ग्लेशियर के मेल्ट होने के कारण गंगेटिक रीजन में लगातार बाढ़ का आ जाना, जैसे 2025 में हैवी फ्लड देखने को मिला। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखे रहिएगा कि होता क्या है कि डैमेज कंट्रोल की कहानी चलती है, बट अचानक से जब लेस स्नो एंड आइस रहेगा तो चेंज इन प्लांट लाइफ साइकिल भी देखने को मिलेगा, प्लांट की लाइफ साइकिल में भी चेंज देखने। हाई टेम्परेचर एंड हीट वेव्स आएंगी और जो सिटी एरिया है जो कि उष्माद्वीप की तरह, हीट आइलैंड की तरह काम कर रहे हैं, वहां पर तो कंडीशन और बर्बाद हो जाए। ड्राउट कंडीशन आएगी तो जाहिर सी बात है हीट बढ़ेगी, ड्राउट की कंडीशन आएगी तो वाइल्ड फायर की घटनाएं आम हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आएंगे। सो चेंजिंग रेन एंड स्नो पैटर्न देखने को मिलेगा तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। वार्मर ओशियन के कारण क्या होगा, सी लेवल राइज करेगा और कोस्टल एरिया जो है वो सबमर्ज कर जाएंगे। ठीक है, पर्माफ्रॉस्ट वो जो है हीट अप कर जाएंगे। तो तमाम एरियाज का जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंपैक्ट कर जाएगा। लिवलीहुड एंड माइग्रेशन की अगर हम बात करें, एग्रेरियन डिस्ट्रेस आएगा, साथ ही क्लाइमेट रिफ्यूजीज उभर जाए। क्योंकि अगर क्लाइमेटिक चेंज आएगा तो क्लाइमेट रिफ्यूजीज उभरेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर जैसे अभी धराली में हुआ लैंडस्लाइड के कारण पूरा विलेज, अब जो बचे हुए हैं वो क्या करेंगे, रिफ्यूजीज की तरह इधर उधर जाएंगे। अगर हम एग्जांपल्स के स्वरूप में देखें 2.7 मिलियन इंडियन डिस्प्लेस्ड इन 2019, ये आईडीएमसी की रिपोर्ट है कि 2.7 मिलियन इंडियंस वो जो है डिस्प्लेस्ड हुए ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंजेस। फार्मर सुसाइड लिंक्ड टू क्रॉप लॉस इन मराठवाड़ा रीजन एंड बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड और मराठवाड़ा रीजन में क्रॉप फेल्योर कर गई, जिससे फार्मर्स के सुसाइड के केसेस बढ़े। माइग्रेशन फ्रॉम बिहार एंड झारखंड बड़े पैमाने पर हुआ ड्यू टू फ्लड एंड ड्राउट साइकिल्स। लगातार बाढ़ आने और जो है सूखा पड़ने की जो साइकिल चली है, उसे बिहार, झारखंड
वाले एरिया से बड़े पैमाने पर पलायन देखने को मिला। तो रीजनल माइग्रेशन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है इन दो स्टेट्स। क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमी की अगर हम बात करें कि हाउ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी, फॉर एग्जांपल हीट स्ट्रेस में रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, अगर हीट स्ट्रेस आएगा तो तकरीबन जो है बड़े पैमाने पर प्रोडक्टिविटी घटेगी, उत्पादकता पर हेक्टेयर प्रोडक्शन घट जाएगा। और आईएलओ की रिपोर्ट ये कहती है कि 2030 तक 34 मिलियन जॉब का लॉस होगा। 34 मिलियन जॉब जो है वो चली जाएंगी 2030 तक, आईएलओ की रिपोर्ट ये कहती है। पोल्यूशन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 8.5% ऑफ इंडिया जीडीपी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि टोटल जीडीपी का 8.5% जो है वो पोल्यूशन कॉस्ट में चला जाए, प्रदूषण को नियंत्रित करने। लैंड डिग्रेडेशन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 2.5% ऑफ जीडीपी है, अकॉर्डिंग टू द 2015 रिपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री। हमारी मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो लैंड डिग्रेडेशन कॉस्ट जो है 2.5% ऑफ जीडीपी पहुंच चुकी है। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, एवरेज रियल जीडीपी लॉस बाय 2050 अगर हम देखें, 2050 तक एवरेज रियल जीडीपी लॉस की अगर हम बात करें तो एशिया पैसिफिक रीजन में 2.6% तक लॉस देखने को। सबसे ज्यादा लॉस कहां देखने को मिलेगा? अफ्रीका में 4.7%, नॉर्थ अमेरिका में 1.1%, लैटिन अमेरिका में 3.8%, वेस्टर्न यूरोप में 1.7%, ईस्टर्न यूरोप में 3%, जबकि मिडिल ईस्ट में 3.7% देखने को मिले। ये एक अनुमान है कि एवरेज रियल जीडीपी लॉस अगर 2050 तक इसी रेशियो में होता रहा तो ये देखने को मिले, तमाम मिटिगेशन स्ट्रेटजीज के बावजूद। सोल्यूशन क्या है इस क्लाइमेट चेंज का? तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मींस व्हाइल कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना और स्टोर करना। जैसे अगर हम देखें तो ग्रीन कार्बन का मतलब होता है कि ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड वाया फोटोसिंथेसिस, इसको बोलते हैं ग्रीन कार्बन। ठीक है। ब्लू कार्बन का मतलब होता है मैंग्रोव जो एब्जॉर्ब करते हैं। ब्लू कार्बन सिस्टम में ओशियन भी आता है और मैंग्रोव आता है। So mangrove in Sundarban store carbon in the sediment and artificial sink like pumping carbon dioxide into depleted oil field. Depleted oil फील्ड में कार्बन डाइऑक्साइड की पंपिंग, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक कराता है। यानी डायरेक्ट एयर कैप्चर की कहानी, तमाम सारी मशीनें लगा करके डायरेक्ट एयर कैप्चर भी किया जा रहा है। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है ट्रेडेबल परमिट टू इमिट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। के लिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को अपनाया गया है। इसमें कई सारे जो है सिस्टम है, जैसे अंडर क्योटो प्रोटोकॉल जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को लाया क्योटो प्रोटोकॉल के अधीन 1997 में। जापान के क्योटो शहर में जब क्योटो सम्मेलन होता है, क्योटो प्रोटोकॉल आता है, तब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को लाया जाए। इंडियन इंडस्ट्रीज अर्न क्रेडिट्स फॉर सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट, इसको जो है इंडियन इंडस्ट्रीज को क्रेडिट मिले। फिर कार्बन क्रेडिट ट्रेडेड इन यूरोपियन यूनियन इमिशन ट्रेडिंग स्कीम, ईटीएस के तहत जो है यूरोपियन यूनियन इमिशन ट्रेडिंग स्कीम के तहत जो है इसको ट्रेड किया जा सकता है। इसका फ्यूचर क्या है? एक्सपैंडिंग स्कोप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तमाम अगर हम देखें तो क्राइटेरियाज पर इनहेंस किया जा रहा है इनको। साथ ही जो है परमानेंस को, तमाम चीजों को ये एड्रेस किया जा रहा है ताकि जो है क्लाइमेट को मिटिगेट किया जा सके।
साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। और इसको अलाइन इसीलिए किया गया है, कार्बन क्रेडिट को इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट के साथ अलाइन कर दिया। समझिए इसको, क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें और डॉलर और इसके अलावा जो है CERS, ठीक है, यानी नॉन एनेक्सर वन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो जैसे अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है ये आती हैं नॉन एनेक्सर वन कंट्रीज में। इसमें डॉलर ट्रिगर करेगा डेवलपमेंट को बोथ, और इसके अलावा क्योटो कंप्लायंस एनेक्सर वन कंट्रीज की बात करें जैसे यूरोपियन यूनियन, कनाडा, जापान, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को डाउन करने की बात कही गई है। और जो नॉन एनेक्सर वन कंट्रीज हैं इनको डॉलर दे करके क्या किया जाएगा कि डेवलपमेंटल चीजों को लाया जाएगा। सो बोथ कंट्रीज नीड टू अप्रूव द प्रोजेक्ट and mutual benefit is possible due to the clean development management. So mutual benefit इससे होगा। जैसे अगर हम बात करें रेड एंड रेड प्लस की, तो इंसेंटिवाइज फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। फॉर एग्जांपल युगांडा में, युगांडा इज द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू सबमिट रेड प्लस रिजल्ट इन UNFCCC। UNFCCC के सामने सबसे पहला अफ्रीकन कंट्रीज जिसने जो है रेड प्लस रिजल्ट को प्रस्तुत किया है युगांडा है। इंडिया की अगर हम बात करें तो रीड प्लस स्ट्रेटजीज अलाइन विथ ग्रीन इंडिया मिशन, इसको ग्रीन इंडिया मिशन से जोड़ा गया है जिसके तहत जो है 5 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्टेशन किए जाने की बात की जा रही है। इट प्रमोट्स कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन मध्य प्रदेश, इसके तहत जो है अगर हम देखें फॉर एग्जांपल जैसे कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट को मध्य प्रदेश में प्रमोट किया गया, इसी के तहत रीड प्लस के तहत ही किया गया। रीड प्लस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस अलाइंड विथ UNFCCC एंड रीड प्लस रिलेटेड फाइनेंस आउटसाइड UNFCCC अगर हम लेकर के देखें कि कैसे ये दोनों चीजें चलती है, तो जो फाइनेंस अलाइन होता है UNFCCC के साथ, कोऑर्डिनेशन होता है एंड मल्टीलैटरल एंड बाइलैटरल फाइनेंसिंग होती है, दोनों तरीके से फाइनेंसिंग होती है। रिजल्ट बेस्ड फाइनेंसिंग होती है, इसके अलावा साथ ही नेशनल एंड सब नेशनल फ्रेमवर्क के ऊपर फाइनेंसिंग की जाती है। जबकि रीड प्लस जो रिलेटेड फाइनेंस आउटसाइड UNFCCC की अगर हम बात करें तो इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। प्राइवेट कार्बन फाइनेंस एंड वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स को दिया जाता है चीजों को, और न्यू इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज डेवलप की जाती है। कहने का मतलब है आइडेंटिफाई किया जाता है चैलेंजेस को और फिर जो है फाइनेंस और गवर्नेंस के माध्यम से इनको दूर करने का प्रयास किया जाए। क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस की अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इट इंश्योर्स क्रॉप्स। किसी भी क्लाइमेटिक रिस्क से अगर क्रॉप फेल्योर हो रही है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है इंश्योर किया जाता है क्रॉप्स। वेदर बेस्ड इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो these schemes launched in राजस्थान, वेदर बेस्ड इंश्योरेंस किया जाता है। Swiss रीज फ्लड इंश्योरेंस फॉर सिटीज लाइक मुंबई, मुंबई में जो नेचुरल कैलेमिटीज आई फ्लड की उसको देखते हुए फ्लड इंश्योरेंस लाया गया मुंबई में। इंडियाज पॉलिसीज मेजर की अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NFPCC लाया गया, इसके तहत 8 मिशन तय किए गए। एंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लाया गया, SAPCC लाया गया विच अलाइंड विथ NFPCC, जिसको जो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ अलाइन किया गया, जोड़ा। एंड इंडियाज
एनडीसीज की अगर हम बात करें अंडर पेरिस एग्रीमेंट, इसको जो है लाया गया, रिड्यूस किया जाएगा इमिशन कितना 2030 तक, 2005 को बेस मानते हुए जीडीपी का 33 टू 35% 2030 तक जो है रिड्यूस किया जाएगा इमिशन इंटेंसिटी। तो इमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस बाय 30 to 35% बाय 2030, एंड इसमें बेस क्या माना गया, 2005 को बेस मानते। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो नेशनल सोलर मिशन चलाया जा रहा है, नेशनल मिशन फॉर enhanced energy efficiency, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन या नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो न सिर्फ जो है तमाम मिशन चलाए जा रहे हैं, बल्कि लोगों को रिसर्च से अवगत कराया जा रहा है और उसके लिए उनको जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जो मिटिगेशन का नहीं है, लोगों को शिक्षित और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का पूरा प्रोग्राम। हम चर्चा कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के ऊपर, और उसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं की इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन के जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, जिनसे हमको ये पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के क्या क्या एडवर्स इंपैक्ट हो रहे हैं, कैसे हमें पता चलता है कि भाई क्लाइमेट चेंज हमारे लिए नुकसान है, उसके इंडिकेटर क्या है, सूचक क्या है। चलिए देखते हैं, जैसे राइजिंग टेम्परेचर्स, तापमान का बढ़ते चले जा। इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें 2023 को सेकेंड वार्मेस्ट ईयर इन इंडिया घोषित किया गया, 2023 को दूसरा सर्वाधिक गर्म वर्ष। इसके अलावा फलोदी राजस्थान में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 51.1 डिग्री सेल्सियस, इंडिया में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली ब्रीज्ड 45 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 प्लस डेज इन 2024। 2024 में लगभग 20 से ज्यादा दिनों तक दिल्ली का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना। तो तापमान बढ़ता जा रहा है, ये क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इंडिकेटर है कि भाई क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए टेम्परेचर राइज कर। मेल्टिंग ग्लेशियर्स, तमाम ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर रिसीडेड 1.5 किलोमीटर इन 70 ईयर। पिछले 70 साल में गंगोत्री ग्लेशियर 1.5 किलोमीटर तक रिड्यूस करके। सियाचिन मेल्टिंग अफेक्ट रिवर फ्लो एंड सिक्योरिटी आल्सो। सियाचिन की मेल्टिंग जो है, सियाचिन इज द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है सियाचिन को। चोराबाड़ी मेल्टिंग वर्सेंड 2013 केदारनाथ फ्लड। 2013 में जो केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आई, वो चोराबाड़ी ग्लेशियर के मेल्ट हो जाने के कारण है। या अगर हम देखें तो 2025 में जो क्षीर गंगा में इंपैक्ट आया, जिसके कारण पराली विलेज पूरी तरह से वाइप आउट हो गया। सी लेवल राइज की अगर हम बात करें तो सुंदरबन, सी लेवल राइज होने के कारण जो कोस्टल एरिया है वो सबमर्ज हो रहे हैं। जैसे हमारा सुंदरबन लूजिंग 5 स्क्वायर किलोमीटर पर ईयर, 5 वर्ग किलोमीटर सुंदरबन के डेल्टाई क्षेत्रों में लगभग प्रतिवर्ष कमी आती जा रही है सी लेवल के राइज होने। चेन्नई में साल्ट वाटर इंट्रोड्यूस्ड ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, चेन्नई में जो है समुद्र का खारा जल व जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज से मर्ज हो गया, और इसके लिए वाटर क्राइसिस देखने को मिली चेन्नई में। मुंबई की अगर हम बात करें तो बांद्रा फ्लडिंग इंक्रीज्ड 3x इन अ डिकेड। बांद्रा में अगर हम देखें तो फ्लडिंग के केसेस 3 गुना ज्यादा हो गए पिछले दशकों के दौरान। अगर हम देखें ओशियन एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन का मतलब होता है पीएच लेवल का घटते जाना, कम होते, और पीएच लेवल कम होगा, ओशियन एसिडिफाई होगा तो क्या हो, कोरल ब्लीच करेंगे। जैसे लक्षद्वीप की कोरल ब्लीचिंग 2020-24 के दौरान बहुत ज्यादा हुई,
गोवा मैरीन डाइवर्सिटी इज इफेक्टेड, गोवा की मैरीन डाइवर्सिटी इफेक्टेड हुई, फिश स्टॉक जो है वो डिक्लाइन कर गया गोवा वाले एरिया में, बड़े पैमाने पर फिश स्टॉक डिक्लाइन किया। चिल्का लेक इज विटनेसिंग बायोटिक स्ट्रेस, चिल्का लेक में बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो जैविक विविधता में परिवर्तन देखने को मिला। एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और वो वाटर वेपर से जब आकर के जुड़ेगी तो क्या बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बने। कार्बोनिक एसिड जब हीट करेगा तो ये बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयंस में टूट जाएगा और ये आयन हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और फिर एसिड रेन कॉज करेंगे। इसके अलावा जैसे ही ये प्रेसिपिटेशन के थ्रू नीचे आए, यहाँ पर भी लैंड पर या वाटर बॉडीज में जाएंगे तो घुलेंगे और ये हाइड्रोजन आयंस एंड बायोकार्बोनेट आयन या कार्बोनेट आयन जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स वगैरह पर गए, कोरल रीफ का जो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है अगर उस पर गिरे तो कैल्शियम और कार्बोनेट आयन को ये अलग अलग कर देंगे। कैल्शियम और कार्बोनेट आयन अलग अलग हो गया, साथ ही हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयन अलग अलग हो गए, तो जाहिर सी बात है कोरल जो है वो अपने तमाम जो जीव उसमें रह रहे हैं उनको शेल्टर मिलने बंद हो जाएंगे, वो छोड़ करके प्लेस चले जाएंगे, कोरल ब्लीच कर जाएगा। तो ये कोरल ब्लीचिंग की प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन ये होता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे साइक्लोन आम्फन आया 2020 में, 13 बिलियन डॉलर का डैमेज किया है। मुंबई फ्लड आया 2021 में, 250 मिलीमीटर रेन हुआ सिर्फ 24 आवर के अंतर्गत, अगर हम देखें 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई। फ्लैश फ्लड इन हिमाचल 2023 में देखने को मिला आफ्टर क्लाउड बस्ट, 2025 में क्लाउड बस्ट देखने को मिला उत्तराखंड में। क्लाउड बस्ट देखने को मिला, धराली वाइप आउट हुआ। इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज का इंडियन सिनारियो में, जो इंडिकेटर्स है उनको अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की जब हम बात करते तो बायोडाइवर्सिटी लॉस इन वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट देखने को मिल रहा है। डेजर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 30% ऑफ इंडियाज लैंड वेयर डिग्रेडेड ड्यू टू द एक्सेस irrigation and excess use of fertilizers and climate change. कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रही है लक्षद्वीप और अंडमान दोनों जगहों पर। अंडमान के कुछ एक द्वीप कोरल रीफ के बने हुए, अधिकांश तो वोल्केनिक ओरिजिन के हैं, बट कुछ एक ऐसे हैं जो कोरल रीफ के बने हुए। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो क्रॉप लॉसेस हो रहे हैं, जैसे पंजाब व्हीट यील्ड डाउन ड्यू टू मार्च 2023 हीट। मार्च 2023 की हीट के कारण पंजाब में व्हीट के प्रोडक्टिविटी में गिरावट देखने को मिली। स्टॉर्म के डैमेजेस, जैसे आम्फन आया तो आम्फन डिस्ट्रॉयड 2 मिलियन हाउसेस, 2 मिलियन हाउसेस को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया आम्फन साइक्लोन। पावर आउटेजेस देखने को मिली, हीट वेव ड्रिवन एनर्जी डिमांड स्पाइक कर गई। सो अगर हम देखें हीट वेव आएगी तो लोग जो है क्या करेंगे, एसी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, अब एनर्जी की डिमांड स्पाइक करेगी। सोशल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट रिफ्यूजीज फ्रॉम सुंदरबन टू कोलकाता। सुंदरबन सबमर्ज हुआ तो क्या हुआ, क्लाइमेट रिफ्यूजीज सुंदरबन से कोलकाता चले गए। हेल्थ रिस्क देखने को मिलता है, जैसे हीट स्ट्रोक, अहमदाबाद में 1300 लोग मर गए। मलेरिया अप इन यूपी एंड बिहार, मलेरिया के केसेस यूपी और बिहार में बहुत ज्यादा है। चिकनगुनिया और डेंगू के केसेस जो है वो दिल्ली में देखने को मिले। लिवलीहुड लॉस, बुंदेलखंड के ड्राउट में मास माइग्रेशन देखने को मिला। बुंदेलखंड में जब सूखा पड़ा तो
बड़े पैमाने पर माइग्रेशन देखने को क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और इसमें भी हम चर्चा करने वाले हैं इंटरनेशनल एफर्ट टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए गए हैं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, जो जो एफर्ट लगाए गए हैं, उन सब पर चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीसीसी की, यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की। अगर हम बात करें तो इट फाउंडेड इन नवंबर 1988 बाय वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। कब? तो नवंबर 88 में की गई। एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP एंड लैटर इंडोर्स्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। साथ ही इसको यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का समर्थन मिला, और आगे चल करके इसमें यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसमें भी इसको मान्यता दे दी गई। इट कंप्राइजेज 195 मेंबर कंट्रीज रिफ्लेक्टिंग यूनिवर्सल मेंबरशिप। दुनिया के 195 देश इसके सदस्य माने जा हैं, और इस वजह से जो है ये एक ऐसा संगठन है जो अखिल वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त। It produces periodic scientific assessment. Most recently AR6 synthesis report March 2023 में आई हुई है, which serve as the primary scientific input to UN climate negotiations. ये बताता है कि भाई किस प्रकार से साइंटिफिक तरीके से यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट निगोशिएशन के लिए काम कर रहा है। अगर हम देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन की बात करें तो यह जो है 2 मिलियन ईयर के दौरान किस प्रकार से रहा। सी लेवल राइज की बात करें तो फास्टेस्ट रेट है इन द लास्ट 3000 ईयर। वर्तमान में अगर हम देखें तो पिछले 2 मिलियन साल से ज्यादा जो है कंसंट्रेशन देखने को मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, हाईएस्ट है एटलीस्ट 2 मिलियन ईयर अगर हम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की बात। फास्टेस्ट रेट है सी लेवल राइज का पिछले 3000 ईयर के अगर हम डेटा रिकॉर्ड को देखें। आर्कटिक सी आइस एरिया की अगर हम बात करें तो लोएस्ट लेवल है एटलीस्ट 1000 ईयर्स में। पिछले 1000 साल के दौरान अगर हम देखें क्लाइमेटिक रिकॉर्ड में तो लोएस्ट लेवल पर है। और ग्लेशियल रिट्रीट की कहानी अगर हम देखें तो अनप्रेसिडेंटेड एट लीस्ट 2000 ईयर, लगभग पिछले 2000 सालों में जो है अगर हम देखें तो ये बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में चल रहा है, यानी क्लाइमेटिक कंडीशन वो बहुत ज्यादा खराब चल रही है वर्तमान में वैश्विक स्तर। और इसके अलावा अगर हम देखें जो स्पेशल रिपोर्ट्स आई, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, लैंड एंड सिटीज एरियाज की अगर हम बात करें तो जैसे उष्मा द्वीप वगैरह है, एंड मेथोडोलॉजी रिपोर्ट गाइड बोथ पॉलिसी एंड ग्रीन हाउस गैस अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके अकाउंटिंग प्रोसीजर्स को लेकर के तमाम स्पेशल रिपोर्ट्स भी आई इनके द्वारा। Its mandate is a policy relevant but policy neutral, informing parties without prescribing action. इसके जो मैंडेट है वो पॉलिसी रेलिवेंट तो है लेकिन पॉलिसी न्यूट्रल भी है, क्योंकि ये प्रेस्क्राइबिंग एक्शन को लेकर के पार्टीज को कोई दिशा निर्देश जारी नहीं करते, केवल रिक्वेस्ट करते। अगर हम देखें तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट हो रहे हैं, स्पीसीज एक्सटिंक्शन हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, चेंज इन रेनिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, मेल्टिंग आइस कैप और राइज इन सी लेवल, ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। वैश्विक भूतापना के तमाम सारे इम्पैक्ट हमारे सामने आ रहे हैं और इसी पर जो है एक्शन करने के लिए ये तमाम स्पेशल रिपोर्ट्स आ रही हैं और उन स्पेशल रिपोर्ट्स के आधार पर नीतियां बनाई जा रही हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें UNFCCC की, तो it emerged from 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro and adopted in 1994. इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के बॉन में स्थित है। UNFCCC का हेडक्वार्टर कहाँ है? जर्मनी के बॉन में स्थित है और इसको अर्थ समिट 1992 से
ओरिजिनेट माना जाता है, लेकिन ये अडॉप्ट किया गया 1994 में। वन ऑफ द 3 सिस्टर्स कन्वेंशन, रियो कन्वेंशंस and two being Convention on Biological Diversity (CBD) and United Nations Convention on Combat Desertification (UNCCD) जो है, ये 3 जो है अगर हम देखें कन्वेंशन मेन है। 198 पार्टीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया इसमेमें, यानी यूनिवर्सल मेंबरशिप इसमें है, नियर टू यूनिवर्सल मेंबरशिप। सिग्नेचरीज अगर हम देशों की बात करें तो 198 पार्टीज ने साइन किया। एम की अगर हम बात करें, प्रिवेंटिंग डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विथ क्लाइमेट सिस्टम। ह्यूमन इंटरफेरेंस जो क्लाइमेट सिस्टम में हो रहा है, डेंजरस तरीके से क्लाइमेट को इंपैक्ट कर रहा है, उसको प्रिवेंट करना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का मेन उद्देश्य है। अदर इंफॉर्मेशन की बात करें तो पेरेंट कन्वेंशन फॉर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 एंड पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो हुआ, उसके लिए ये जो है पेरेंट कन्वेंशन माना जाता है UNFCCC को। UNFCCC का जो ऑब्जेक्टिव है आर्टिकल 2 इज स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करने एंड कंसंट्रेशन को उनके कम करने की बात करता है। Concentrations at the level that would prevent dangerous anthropogenic interference with climate system, while enabling adaptations, sustainable development and food security. यह जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, एडाप्टेशन की बात करता है और फूड सिक्योरिटी की बात करता है। साथ ही जो एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस के कारण डेंजरस इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन पर, उसको प्रिवेंट करने की बात कर रहा है। अल्टीमेटली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात। इट वर्क थ्रू एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग की अगर हम बात करें, इसके अलावा प्लस सब्सिडरी बॉडीज एंड कंस्टिट्यूटेड फंड, के लिए फंड निर्धारित किया गया है, उसके तहत ये काम करता है। साथ ही जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग एनुअली होती रहती है और उनमें एजेंडास तय किए जाते हैं और दुनिया भर के देश जो है उसको अचीव करने का प्रयास करते हैं ताकि क्लाइमेट मिटिगेशन को बहुत तीव्र किया जा सके। साथ ही कई सारी सब्सिडरी बॉडीज भी बनाई गई हैं जो इनके वर्क को देखती हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की अगर हम बात करें तो इट अडॉप्टेड इन 11 दिसंबर 1997 इन क्योटो, जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को इसको अडॉप्ट किया गया एंड इंटर इनटू फोर्स इन 16 फरवरी 2005 आफ्टर रीचिंग रिक्वायर्ड रैटिफिकेशन नाउ 192 पार्टीज। 16 फरवरी 2005 को इसको जो है फिर रेटिफाई किया गया और वर्तमान में अगर हम देखें तो 192 सदस्य हैं इसके। यहाँ पर 2 कैटेगरीज बनाई गई, लीगली बाइंड एनेक्सर 1 कंट्रीज जो डेवलप्ड नेशन है एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन वाली जो कंट्रीज हैं उनको एनेक्सर 1 में रखा और इनको लीगली बाउंड किया गया कि दे रिड्यूस इमिशन बाय एन एवरेज 5%। 2008 की अगर हम बात करें दिसंबर 2012 तक, सॉरी 2008 टू 12 के बीच में, एंड 1990 के बेस ईयर की को मानते हुए। सेकेंड कमिटमेंट पीरियड इनका दोहा अमेंडमेंट हुआ जो 2013 टू 2020 का पीरियड था, एंड 18% एंड इंटर इनटू फोर्स 31 दिसंबर 2020। यानी अगर हम देखें तो इसमें जो है पहले 4 वर्ष के लिए कमिटमेंट किया गया और एनेक्सर 1 की कंट्रीज को ये लीगली बाइंड किया गया कि ये एवरेज औसतन 5% की कमी लेकर के आए इमिशन में ग्रीन हाउस गैसेज और अन्य चीजों के। बाद में जो है दोहा अमेंडमेंट किया गया इसमें और 31 दिसंबर 2020 तक जो है 18% तक की कमी करने की बात कही गई और नेट न्यूट्रलिटी पर धीरे धीरे पहुंचने की बात कही गई है 2015 तक। इंट्रोड्यूस्ड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल क्या है? बर्डन हैवियर ऑन
एनेक्स 1 पार्टीज, जो एनेक्स 1 पार्टीज हैं उनके ऊपर बर्डन ज्यादा है। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस को लेकर के, तो UNFCCC 1992 में आती है, फंडामेंटल क्लाइमेट फ्रेमवर्क नेचर है इसका। और अगर हम लीगल स्टेटस की बात करें तो पोस्ट ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ध्यान में रखते हुए स्टिल इन फोर्स है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो बाइंडिंग इमिशन कट्स फॉर द डेवलप्ड नेशन, ये लीगली बाइंड करता है डेवलप्ड नेशन को कि वो अपने इमिशंस में कट करे, एंड इट रिमेन्स वैलिड एंड एप्लीकेबल नाउअडेज आल्सो। पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो वॉलेंट्री यूनिवर्सल कमिटमेंट है ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट रिप्लेसमेंट की बात करता है ये। लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म टू रिड्यूस कंप्लायंस कॉस्ट, जैसे इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग की बात की गई, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी CDM की बात की गई, मींसवाइल ऑफसेट इन डेवलपिंग कंट्रीज, इसमें जो है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पूरा डेवलप किए जाने की बात की गई डेवलपिंग कंट्रीज में। साथ ही ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन की बात कही गई, यानी प्रोजेक्ट बिटवीन एनेक्सर 1 स्टेट्स टू एनेक्सर 2 स्टेट्स, जिसमें जो है अगर हम देखें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही जो है फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम को लाया। सेट अप a robust measurement, reporting and verification, so measurement, reporting and verification MRV, ये तीन चीजें जो है लाई गई, मेजरमेंट, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन, एंड कंप्लायंस सिस्टम इंक्लूडिंग एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लॉग। कहने का मतलब है कि इसके तहत जो है पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसमें मेजरमेंट, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन, इन तीनों को लाया गया। And it created an adaptation fund and financed via 2% of the CDM or joint JIRETS proceeds to fund adaptation in developing countries। ध्यान से समझिएगा कि इसका फंड आता कहां से है, जो एडेप्टेशन फंड है, जो एनेक्सर 1 कंट्रीज है, इसके अलावा क्लीन डेवलपमेंट मैनेजमेंट से और ज्वाइंट जो चीजें उनसे और ETS से। सो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें UNFCCC के तहत जो है जो पार्टीज का क्लासिफिकेशन किया गया, एनेक्स 1, एनेक्स 2 और नॉन एनेक्स 1, फिर एनेक्स B और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इस तरीके से जो है क्लासिफिकेशन किया गया। इसमें एनेक्स 1 में जो कंट्री हैं उनको लीगली बाउंड किया गया है, ठीक है। फिर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, फिर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इस तरीके से इनको बांटा गया है और उसी हिसाब से जिम्मेदारियां तय की गई। पेरिस एग्रीमेंट COP21 से आता है दिसंबर 2020, दिसंबर 2015 में, 2015 दिसंबर में जो है ये उभर करके आता है। एडॉप्टेड बाय 196 पार्टीज, वर्तमान में 196 पार्टीज द्वारा इसको एडॉप्ट किया गया है। इंटर इनटू फोर्स विद इन अ ईयर, नवंबर 2016 में ये जो है फोर्स कर दिया गया, तमाम सारे देशों पर इसकी तमाम सारी चीजें जो है वो आरोपित हो गई। सेंट्रल गोल क्या है? लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस तक जो है अगर हम देखें तो कम करना है औसतन तापमान को, और परसुइंग एफर्ट जो है वर्तमान में अगर हम देखें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए एफर्ट किया जाए। बूस्ट रेजिलियंस टू क्लाइमेट इंपैक्ट, क्लाइमेट इंपैक्ट के रेजिलियंस को बूस्ट करने की बात कही गई इसमें। अलाइन फाइनेंस फ्लो विथ लो इमिशन क्लाइमेट रेजिलिएंट पाथवे, क्लाइमेट रेजिलिएंट पाथवे को अलाइन किया गया ताकि जो है लो इमिशन को सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। Each party must submit successive nationally determined contribution NDCs, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDCs को जो है हर एक देश को सबमिट करना अनिवार्य बना।
एंड आउटलाइनिंग मिटिगेशन, एडॉप्टेशन, फाइनेंस प्लान, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 7 जो लाया गया इसमें, उसके तहत जो है न सिर्फ जो है नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को कंपलसरी किया गया, बल्कि जो है मिटिगेशन, एडॉप्टेशन और फाइनेंशियल जो प्लान है उनको भी तयशुदा सीमा के भीतर सस्टेनेबली अप्लाई करने की बात कही गई। कहने का मतलब है कि करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी, सोसाइटी और एनवायरनमेंट की कंडीशन इस तरीके से है कि इकोनॉमी को हम ज्यादा वरीयता दे रहे हैं, सोसाइटी और एनवायरनमेंट को कम वरीयता दे रहे हैं। जबकि सस्टेनेबल सिचुएशन क्या है कि एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड इकोनॉमी ये तीनों जो है इक्वली इंपॉर्टेंस रखें। वर्तमान में क्या है, आर्थिक स्थिति को ज्यादा वरीयता दी जा रही है, सोसाइटी को उसके बाद, और एनवायरनमेंट को तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर रखा गया। करंट सिचुएशन यही है। बट सस्टेनेबल सिचुएशन क्या होगी, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर every human beings and to conserve the climate and biodiversity. It included technology support mechanism, Municipal Technology Exclusive Committee and Climate Technology Center और नेटवर्क, तमाम सारी चीजें बनाई गई। एंड encourage non-market approaches, आर्टिकल 6 और 6.8 इसका कहता है कि नॉन मार्केट अप्रोचेस को भी encourage किया जाना है। एंड मल्टीलैटरल कार्बन मार्केट्स, जो कि आर्टिकल 6.2 टू 6.4 तक में बताया गया। एंड बिल्डिंग ऑन क्योटो एक्सपीरियंस, क्योटो के प्रोटोकॉल के तहत जो तमाम सारी चीजें लाई गई हैं उसको जो है बिल्डअप करने की बात। यानी फंडिंग क्यों की जाएगी, टू रिड्यूस एंड एडॉप्टेशन पर्पसेस, रिड्यूस द इमिशंस एंड फॉर द एडॉप्टेशन पर्पसेस। सो इससे क्या होगा, इट अफेक्ट द क्लाइमेट चेंज। यानी मिटिगेशन, एडॉप्टेशन, कैपेसिटी एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कहानी एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होकर के चलेगी और सारे एरियाज जो है ये इसमें शामिल होंगे और इन सब के लिए फंडिंग की व्यवस्था हो। और साथ ही जो है अब तो फंडिंग के साथ साथ जो है अब क्रेडिट स्कोर की भी बात की जा रही है। It emphasizes adaptation, finance, capacity building and loss and damage support. लॉस एंड डैमेज सपोर्ट की अगर हम बात करें तो वारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म, जो कि COP27 में रीशेप किया गया इनटू अ फंड, को रीशेप करके एक फंड में इसको लाया गया। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिमिट किया गया सोशल कास्टिंग, यानी एडॉप्ट किया गया फाइनेंस को, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर एम्फेसाइज किया गया, लॉस एंड डैमेज सपोर्ट के ऊपर एम्फेसाइज किया गया और इसके लिए पूरा का पूरा एक फंड तैयार किया। एंड चैलेंजेस एंड लिमिटेशन की अगर हम बात करें, सोशल कास्टिंग में जो तमाम सारे चैलेंजेस आते हैं और लिमिटेशंस आती हैं उनको लेकर के अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्सिटी एंड सब्जेक्टिविटी एक बड़ा चैलेंज है, डेटा अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी का चैलेंज, डिस्काउंटिंग एंड टाइम होराइजन का चैलेंज। साथ ही अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट का चैलेंज, एक्सटर्नलिटीज एंड स्पिल ओवर इफेक्ट का चैलेंज एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज एंड अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। ये जो है चीजें आती हैं सोशल कास्टिंग जब की जाती है, क्योंकि सोशल कास्टिंग में अनसर्टेनिटी और रिस्क बहुत ज्यादा है और इसमें इंडिविजुअल बिहेवियरल रिस्पॉन्स भी बहुत मायने रखता है। साथ ही डिस्काउंटिंग एंड टाइम होराइजन फ्रेम में अगर हम नहीं करेंगे, चीजों को एडॉप्टिव नहीं बना लेंगे तो क्या होगा, समय के साथ वर्स्टन कंडीशन होती जाएगी और उसकी जो लागत कास्ट है वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड है, GCF की अगर हम बात करें एंड एडॉप्टेशन फंड की बात करें तो द एडॉप्टेशन फंड ओरिजिनेटेड अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, while the Green Climate Fund became the largest climate fund under the UNFCCC after Paris Agreement. तो फाइनेंशियल फंड की अगर हम बात करें तो दैट हेल्प्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज। इसके लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड का मतलब होता है दोज फाइनेंशियल फंड व्हिच हेल्प टू द डेवलपिंग कंट्रीज
इन फेसिंग द क्लाइमेट चेंज। क्यों हेल्प करेगा? क्लाइमेट चेंज को फेस करने की। और इससे जो है जब उनको जो है फंडिंग मिलेगी, फाइनेंशियल फंड मिलेगा इसके लिए, तो क्या करेंगे? क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। और इसीलिए जो है फंड की व्यवस्था की है। यहाँ पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें, आईपीसीसी की, तो इट प्रोवाइड साइंस बिहाइंड क्लाइमेट रिस्क एंड पाथवे। क्लाइमेट रिस्क और उसके पाथवे को लेकर के जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो आईपीसीसी प्रोवाइड करता है, डेटा वगैरह प्रोवाइड करता है। एंड इट इन्फॉर्म डिसीजन अंडर यूएनएफसीसीसी, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो डिसीजंस होते हैं उनको इन्फॉर्म करने का काम आईपीसीसी करता है और डेटा मैनेजमेंट करता है। यूएनएफसीसीसी की अगर हम बात करें तो इट इज अ फ्रेमवर्क ट्रीटी होस्टिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एंड abiding institutions, यानी इंस्टीट्यूशनल अम्ब्रेला है विच इनेबलिंग ऑल मैकेनिज्म, सभी प्रकार के मैकेनिज्म को इनेबल करने का काम करता है यूएनएफसीसीसी। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो इट इज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग टारगेट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। विकसित देशों के लिए लीगली बाइंडिंग टारगेट पहली बार आया क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। इट इंट्रोड्यूसेस कार्बन मार्केट एंड एडॉप्टेशन फाइनेंसेस। पेरिस एग्रीमेंट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल रिजीम विथ यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन एंड इंटेंडेड एनडीसी साइकिल्स। तो एनडीसी रिपोर्ट को एनुअली पब्लिश करना, कोप पार्टीज के तहत जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही हैं, हर ईयर जो एनुअल रिपोर्ट आ रही है उसको सबमिट करना। सो इट बिल्ड ऑन क्योटो बट एक्सटेंड टू ऑल पार्टीज, सभी प्रकार की पार्टीज में जितनी भी इसमें शामिल चीजें हैं सबको यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया। ग्लोबल स्टॉक टेक की अगर हम बात करें तो 5-year रिव्यू मैकेनिज्म टू गाइड इंक्रीज्ड एम्बिशन। इट फीड्स डायरेक्टली इनटू अपडेटेड एनडीसीज और एनडीसीज 3.0 की बात करता है ये। सो अपडेटेड एनडीसीज यानी एनडीसी 3.0 की बात कहाँ की गई है? ग्लोबल स्टॉक टेक में की गई। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जीसीएफ की, एडॉप्टेशन फंड की, तो इट इज अ पब्लिक फाइनेंस और मिटिगेशन एंड एडॉप्टेशन इन्वेस्टमेंट विच सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनडीसीज एंड रेजिलियंस एक्शन को सपोर्ट करने के लिए। रीड प्लस की अगर हम बात करें तो नेचर बेस्ड मिटिगेशन वाया फॉरेस्ट कंजर्वेशन है रीड प्लस। इट सपोर्ट फॉरेस्ट बेस्ड एनडीसी एम्बिशन एंड एडॉप्टेशन। तो फॉरेस्ट बेस्ड एनडीसी वो कहां पर आती है? रीड प्लस में आती है। पहले रीड था, अभी रीड प्लस हो गया है। होपफुली ये पूरा डिटेल समझ में आया होगा गाइस। थैंक यू। जय हिंद साथियों।